कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। काशी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र होने के नाते मतदाताओं के सामने एक संकट आ गया है। मतदाताओं के सामने संकट ये है, पार्टी अच्छी है तो प्रत्याशी ठीक नहीं, प्रत्याशी ठीक है तो पार्टी ठीक नहीं। अब इन परिस्थितियों में मतदान किस रूप में प्रत्याशी के लिए वो करेंगे, उनके सामने एक धर्म संकट जो है पड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इन कमियों को या इन दोषों को दूर करने के लिए हो सकता है प्रत्याशियों को बदले, लेकिन प्रत्याशी बदले नहीं। बनारस पूरे जिले में केवल एक प्रत्याशी बदला गया, बाकी सारी सीटों पर प्रत्याशियों को दोबारा उतारा गया है। तो कहीं न कहीं प्रत्याशियों की जो नाराजगी थी जनता की जो नाराजगी उनके खिलाफ थी, वो कहीं न कहीं देखिए आज के परिदृश्य में वो बहुत बड़ा फैक्टर है। उत्तर प्रदेश चुनाव में एक गीत बहुत चला है, यूपी में काबा, लेकिन अब ये कहने की बारी है कि पूर्वांचल में क्या है। और पूर्वांचल में भी खासतौर पर अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी की, तो हम कह सकते हैं कि अब काशी में काबा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक, मैं हूं शिल्पी सेन। हम हैं वाराणसी में। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह का पूर्वांचल के चुनाव का रंग है, उसमें बहुत सारे रंग दिखाई पड़ रहे हैं। उसमें इमोशंस के भी रंग हैं, उसमें व्यवहारिकता के भी रंग हैं, उसमें दांव भी है, उसमें जातीय समीकरण भी है, उसमें बागी भी है, उसमें हर तरह के फैक्टर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे काशी की सीटों की, वाराणसी की सीटों की, और उस पर चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है वाराणसी इस चुनाव में। और बीजेपी के लिए ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री के लिए भी एक बड़ी बात है। प्रधानमंत्री यहां पर आए थे और उन्होंने एक भावनात्मक अपील की थी, और अब फिर से आने वाले हैं, रोड शो करेंगे, जनसभा करेंगे। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए बहुत ही खास पैनल, दीनबंधु जी दैनिक आज के सिटी चीफ हैं, इसके साथ ही सुशील सिंह जी काशी वार्ता के संपादक, रत्नेश राय जी वरिष्ठ पत्रकार। तो सबसे पहले दीनबंधु जी से, काशी में काबा क्या होगा? काशी में सीट्स की अगर हम बात करें तो एक बार आपके जहन में क्या बात आती है सभी सीटों की? किसका पलड़ा भारी? वाराणसी में जो है अंतिम चरण का मतदान है, और काशी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र होने के नाते मतदाताओं के सामने एक संकट आ गया है। मतदाताओं के सामने संकट ये है, पार्टी अच्छी है तो प्रत्याशी ठीक नहीं, प्रत्याशी ठीक है तो पार्टी ठीक नहीं। अब इन परिस्थितियों में मतदान किस रूप में प्रत्याशी के लिए वो करेंगे, उनके सामने एक धर्म संकट जो है पड़ा हुआ है। मतदाता एकदम खामोश है। कोई भी प्रत्याशी, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, आम जनमानस के सामने जाकर एक चुनाव का जो एक माहौल बना रहता था, वो माहौल नहीं बन पा रहा है। बहुत ही स्पष्ट तरीके से दीनबंधु जी ने अपनी बात कही कि धर्म संकट है। शायद यही वो शब्द है जो सभी हम विधानसभाओं को मिलाएं काशी की तो उसमें रहने वाला है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही, दीनबंधु जी ने एकदम सही बोला है, क्योंकि जो 5 साल की जो सरकार थी तो उसमें कहीं न कहीं कुछ कमियां थी या कुछ दिक्कतें थी या कुछ जनप्रतिनिधियों से नाराजगी थी। उनको लेकर के कयास लगाए जा रहे थे बनारस में बहुत पहले से कि भारतीय जनता पार्टी इन कमियों को या इन दोषों को दूर करने के लिए हो सकता है प्रत्याशियों को बदले, लेकिन प्रत्याशी बदले नहीं। बनारस पूरे जिले में केवल एक प्रत्याशी बदला गया, बाकी सारी सीटों पर प्रत्याशियों को दोबारा उतारा गया है। तो कहीं न कहीं प्रत्याशियों की जो नाराजगी थी जनता की जो नाराजगी उनके खिलाफ थी, वो कहीं न कहीं देखिए आज के परिदृश्य में वो बहुत बड़ा फैक्टर है। अब उस फैक्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चूंकि यहाँ से सांसद हैं, वो 4 या 5 तारीख में जो भी वो उस पर करिश्मा करेंगे, सारी चीजें उन्हीं पर निर्भर हैं। तो बाकी तो चुनाव में कोई ऐसा अभी तक इस तरह का माहौल ही नहीं बन पाया है कि लग रहा है कि विधानसभा चुनाव हम लोग के जिले में 4 दिन 3 दिन बाद होने वाला है। यानी फिर से रत्नेश राय जी, फिर से मोदी के करिश्मे के भरोसे काशी? बिल्कुल, उन्हीं का ही करिश्मा, उन्हीं का ही जादू काशी में 14 से लेके 17 और 19 में चला है, और 22 में भी वही दिख रहा है, और उन्हीं पे लोगों को भरोसा है। आप देखिए कि अभी तक जब से चुनाव शुरू हुए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी एक बार भी बनारस नहीं आए हैं, कोई भी सभा करने यहाँ पे नहीं आए हैं। तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो मोदी का संसदीय क्षेत्र है वो उनको जिता के भेजेगा। 19 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब प्रधानमंत्री आए थे, नामांकन किए थे, उसके बाद उन्होंने कहा था कि अब यहाँ की जनता मुझे जिताएगी। उसके बाद वो बनारस आए ही नहीं, सर्टिफिकेट भी लेने भी नहीं आए थे। तो कहीं न कहीं ये जो अब 4 और 5 का जो मोदी का करिश्मा होगा, ये रोड शो होगा, सभा होगी, जैसे शहर दक्षिणी है,
बिल्कुल, क्योंकि मुझे सीट वाइज मैं अगर बात करूं शहर दक्षिणी सबसे पहले, क्योंकि नीलकंठ तिवारी जिस तरह से उनका एक वीडियो हम कह सकते हैं कि वायरल हो रहा है कि वो माफी मांग रहे हैं उसमें जनता से कि अगर कुछ गलती हमसे हो गई हो तो उसके लिए हमें माफ कर दें, तो ये एकदम चुनाव के वक्त इस तरह की माफी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर का डर, अंदर की हिचकिचाहट कुछ तो खुल करके बाहर आ रहा है? वो डर नहीं है, वो यूं कहें कि जब से चुनाव जीतने के बाद नीलकंठ जी जब मंत्री बने तो उसके बाद से लगातार वो क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं, मतलब कि जाकर उनके बीच में उनसे मिलना जुलना, या जो पहले के विधायक का जो व्यवहार था, दादा सर्वसुलभ थे, सबके बीच में रहते थे, श्यामदेव राय चौधरी जी। लेकिन ये मंत्री बनने के बाद ये प्रदेश के दौरे पर रहे, पब्लिक को जो इनके घर भी जाता था उनकी भी शिकायतें रहती थी तमाम तरह की। तो जब वो आज जनसंपर्क के दौरान जब वो जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से, जनता से मिल रहे हैं, तो जो नाराजगी उनको समझ में आ रही है, वो नाराजगी कहीं न कहीं उनके अंदर डर पैदा की है। उस डर के कारण आज इन्होंने इस तरह की क्षमा मांगने की आज उनको जरूरत महसूस हुई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब तो सारी चीजें प्रधानमंत्री जी के ऊपर निर्भर करती हैं। बिल्कुल, 2 दिन पहले हम लोगों ने बात की थी नीलकंठ तिवारी से, उसमें वो कह रहे थे कि नहीं काम हुआ है, खैर वो ये कह ही सकते हैं, लेकिन चुनाव से एन पहले आपको लगता है क्या समीकरण शहर दक्षिणी में बन रहा है, खासतौर पर अगर हम जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को देखें, सुना है कि वो भी मजबूत हैं और जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो टक्कर उनको दे रहे हैं? देखिए, व्यक्ति को जब मौका मिलता है किसी भी नेता को, तो वो जन नेता बनने का प्रयास करना चाहिए। वो परिस्थितिजनक जो नेता बनते हैं ये ठीक नहीं होता है। जन नेता को जो है जनता अपने आप आंखों आंख उठा लेती है। जब परिस्थितिजनक नेता हो जाता है तो वो किसी न किसी करिश्मे की जो है तलाश हो जाती है। शहर का समीकरण, शहर दक्षिणी का समीकरण क्या कहता है, आपको क्या लगता है? परिस्थितिजनक नेता को जन नेता की जो है दरकिनार है। यदि जन नेता ये जो आ गए हैं और उनका करिश्मा चल गया तो सीट अच्छी है। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की बात करें तो क्या? ठीक है, छात्र नेता हैं, अच्छे हैं, लेकिन वो भी ओवर कॉन्फिडेंस पर थोड़ा है, जनता के बीच जो है कम जा रहे हैं। उनको जाना चाहिए, क्योंकि जो है यदि चुनाव जीतना है तो जनता से जुड़ना पड़ेगा सबको। केवल जो है कि ये नाराजगी वोट से हम जीत जाएंगे या वो खराब हैं या वो अच्छे हैं, इस तरह से जो है मतदान जो है पब्लिक सब कुछ समझती है। जनता जो है इस बार समझदारी से वोट करेगी। जनता पूरी तरह इस समय साइलेंट है। कोई जा रहा है, कोई भी प्रत्याशी जा रहा है इस समय जनता के पास, तो उनको जो है कोरोना काल, सारे संकट, जो जिस तरह की फोन जो है लोगों को, प्रत्याशियों को, जो है नेताओं को लोग कर रहे थे, उनके जेहन में बोल नहीं रहे हैं, कोई जनता बोल नहीं रही है, लेकिन उनके दिमाग में वो सारे जो है चीजें। अच्छा, इसमें नीलकंठ तिवारी भी हैं और जिस तरह से काशी में काम हुआ है, खासतौर पर जिसको सांस्कृतिक और निर्माण कार्य से जोड़ करके देखा जाता है, या जिस तरह से विकास की बात की जाती है, काशी कॉरिडोर उसका एक बड़ा रूप है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं नीलकंठ तिवारी की स्थिति होना क्या बताता है कि वाकई उन्होंने जनता से कोई नहीं संपर्क? बिल्कुल, देखिए, जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट का काम हुआ है वो शहर दक्षिणी में ही हुआ है। आधे से ज्यादा घाट का इलाका जो है, गंगा का इलाका, उनके ही क्षेत्र में आता है। श्री काशी विश्वनाथ धाम उन्हीं के क्षेत्र में आता है, जिसको मॉडल बना के पूरे देश में पेश किया जा रहा है। बनारस का मॉडल, काशी विश्वनाथ का मॉडल उन्हीं के क्षेत्र में है। वो जो काशी की गलियां हैं वो ज्यादातर उसी पक्के माहौल में पड़ती हैं, उसका रीडेवलपमेंट किया गया, उसको आधुनिक बनाया गया। उन्हीं इलाकों में जो तार हुआ करते थे, तारों का जंजाल जो सबसे पहले मोदी आया, कहे इसको हटाना, अंडरग्राउंड किया गया, वो वहां पे हुआ। पार्किंग उसी इलाके में 3-3 बड़ी पार्किंग बनी गई। यातायात को ठीक करने के लिए उस इलाके में सड़कें चौड़ी की गई। आप पिंक कॉरिडोर देखे होंगे गदौलिया से जो घाट तक जाता है, काफी वायरल जिसकी तस्वीर। बिल्कुल, तो सारा डेवलपमेंट अगर देखा जाए, मैक्सिमम डेवलपमेंट जो है सबसे ज्यादा पैसा खर्च शहर दक्षिणी में हुआ। अब आप जैसा बता रही कि वीडियो वायरल हुआ है, तो कहीं न कहीं जो प्रत्याशी हैं उनको इस बात का इस दौरान एहसास हुआ होगा कन्विंसिंग में कि पब्लिक हमसे नाराज है, तब वो माफी मांगे। बिल्कुल ये लगा होगा। लेकिन अब अगर शहर उत्तरी की बात करें हम, एक और मंत्री की, तो काशी को मंत्री तो प्रदेश में काशी से बने, लेकिन उनकी क्या स्थिति है, उनके जो ओपोनेंट है उनकी क्या स्थिति है, वहां क्या समीकरण है? स्थितियां तो बहुत अच्छी उनकी भी नहीं कही जा सकती थी, लेकिन दक्षिणी की स्थिति इनकी अच्छी है। रवींद्र जायसवाल जी की स्थिति अच्छी इसलिए है क्योंकि वहां जिस तरह के जो समीकरण बने हैं, वो समीकरण कहीं न कहीं बीजेपी के मुफीद हैं। क्या समीकरण है, हम चाहेंगे आप? वो समीकरण ये इसलिए कहा जा सकता है कि जिस तरह से कांग्रेस ने वहां प्रत्याशी उतारे,
और जिस तरह से वहां पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारा, तो ये कहीं न कहीं बीजेपी के लिए मतलब छूट है कि आप चुनाव जीतने के लिए कहा जा सकता है। दोनों कैंडिडेट मुसलमान हैं और बीजेपी एक रविंद्र जायसवाल जी यहां से पहले भी विधायक रहे हैं, दूसरी बार विधायक रहे, तीसरी बार मतलब ये लड़ाई उनके में है। तो इस परिस्थिति में देखा जाए तो कहीं न कहीं दोनों पार्टियों ने उनको वॉकओवर दे दिया है इस पोजीशन की स्थिति में। चलिए, ये भी एक मौका है, हम कह सकते हैं चुनाव के। बिल्कुल 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 उत्तरी इस समय यही कहा जा सकता है कि चुनाव रविंद्र जायसवाल जी के लिए मजबूत स्थिति में आज के डेट में। जी, अभी हमारे सहयोगी रत्नेश जी ने एक बात, विकास का पैमाना इन्होंने बताया कि शहर दक्षिणी में विकास बहुत कुछ हुआ है। जीत में यदि विकास का ही पैमाना माने रखता तो मनोज सिन्हा चुनाव गाजीपुर से नहीं हारते। कहीं न कहीं आपके व्यक्तिगत व्यवहार, आपकी सूझबूझ, जातिगत समीकरण बहुत माने लगता है। वाराणसी ही नहीं, पूरे पूर्वांचल को फिर वही 17 और 14 वाले करिश्मे की जरूरत है यदि चुनाव जीतना है तो। एक और सीट की अगर हम बात कर लें, कैंट सीट की, तो उस पर किस तरह की स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि उसमें भी सौरभ श्रीवास्तव हैं और उसमें जो उनके ओपोनेंट हैं, जो और प्रत्याशियों को उतारा गया है, उसको देखते हुए किस तरह का? देखिए, कैंट विधानसभा करीब करीब 30 सालों से जो है भारतीय जनता पार्टी के ही पास है और एक ही परिवार के पास है। तो अगर यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का जो आरोप लगाती है तो कहीं न कहीं वो सौरभ श्रीवास्तव के ऊपर भी बैठेगा, क्योंकि इनके पिताजी पहले पिताजी, फिर माँ, पिताजी 2 बार विधायक रहे, 4 बार माँ विधायक रही, 3 दशक से एक ही परिवार के पास है। इस बार उम्मीद लगाई जा रही थी, बहुत से कार्यकर्ता ऐसे हैं जो लगे रहते हैं, उनको उम्मीद थी कि इस बार टिकट बदलेगा और हमको शायद टिकट मिले। एक आम कार्यकर्ता टिकट की उम्मीद कर सकता है, जैसा कि हमारे माननीय सांसद जी भी बोलते हैं कि नहीं, बीजेपी का हर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं, टिकट उन्हीं को मिला, सौरभ श्रीवास्तव जी को मिला। तो मिला जुला कर अगर देखा जाए, लेकिन परिदृश्य जो है, स्थितियां हैं कि जो विपरीत, जो दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, उनके जो कैंडिडेट हैं, तो कैंडिडेट उनके ऐसे समय में लाए गए हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस। कांग्रेस से राजेश मिश्रा जी हैं जो पूर्व सांसद रह चुके हैं बनारस के और 2 बार एमएलसी रहे हैं। लेकिन अचानक आप 2 महीने 3 महीने पहले आकर के आप चुनाव लड़ने के लिए कैंट विधानसभा से टिकट लेके आ जाइए, तो जनता कितनी स्वीकार करेगी ये कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए कैंट विधानसभा भी अगर इन सभी परिस्थितियों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद है और ये नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव हार रही है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है और अभी नरेंद्र मोदी जी का बनारस आना बाकी है, इसलिए काफी कुछ बदलेंगे समीकरण। बिल्कुल, समीकरण बदलेंगे और नरेंद्र मोदी जी का बनारस आना बाकी है। सेवापुरी विधानसभा में वो जनसभा करने वाले हैं। इस विधानसभा की अगर हम बात करें तो क्या वहां समीकरण बन रहे हैं? खासतौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी के कैंडिडेट अपना दल के थे, फिर टिकट वहां से उनको, वहां तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो गई। जो गठबंधन की विधायक थे वो रातों रात उनको बीजेपी ज्वाइन करा के और बीजेपी नील रतन पटेल को बीजेपी के सिंबल पे वहां पे टिकट दे दिया गया। बहुत एक्टिव नहीं माने जाते थे वो अपने क्षेत्र में, और जो सुरेंद्र पटेल उनके अपोनेंट हैं समाजवादी पार्टी से, वो मंत्री भी रहे समाजवादी पार्टी, पुराने नेता हैं, जमीनी नेता हैं, तो उनका वहां पे देखा जाए तो पटेलों में अच्छी घुसपैठ है। अब सेवापुरी में हो सकता है इसीलिए सभा रखी गई हो कि वहां पे बीजेपी का कैंडिडेट वहां पे कमजोर माना जा रहा हो। तो अब वहां पे मोदी जी जब सभा करेंगे तो उसके बाद हो सकता है कुछ परिदृश्य बदले, लेकिन वहां पे देखा जाए तो सुरेंद्र पटेल जो है वो नील रतन पटेल को अच्छी और कड़ी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। अगर सेवापुरी की बात करें दीनबंधु जी, या और सीट्स की, खासतौर पर सेवापुरी की बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस और बीएसपी के कैंडिडेट हैं उनका नाम ही नहीं आ रहा है, चर्चा ही नहीं हो रही है। कांग्रेस इस बार वहां है, क्योंकि पिछली बार जो है 17 के चुनाव में सीधा मुकाबला था, अब वहां जो है त्रिकोणीय मुकाबला, कुछ एक नाराजगी भी वहां चल रही है। आप जो है भाजपा ने आधे दर्जन लोगों को कहा कि आप क्षेत्र में लगे रहो, आपको टिकट मिलेगा, आपको टिकट मिलेगा, आपको टिकट मिलेगा, और जब टिकट देने के बाद अपना दल के उनको ज्वाइन करा के उनको टिकट दे दिया, तो वो एक नाराजगी जो है फैक्टर बहुत तेजी से का, और रोहनिया में भी वो काम कर रहा है। वो फैक्टर जो है रोहनिया ग्रामीण एरिया में, रोहनिया सीट की बात आई तो रोहनिया सहयोगी अपना दल के लिए छोड़ी है बीजेपी ने। क्या लगता है कि वहां, अच्छा रोहनिया में मुझे कोई बता रहा था, आप लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे, कि जातिवादी जो राजनीति है उसका एक फैक्टर वहां भी देखने को मिल रहा है कि हर पार्टी ने पटेल ही कैंडिडेट को उतार दिया है। ये भी अपने आप में एक खास बात है। देखिए, अभी तक तो ये हो रहा था कि पटेल डिसाइडिंग फैक्टर होंगे रोहनिया और सेवापुरी में, लेकिन रोहनिया सीट ऐसी दिख रही है जहां पे फॉरवर्ड वोट जो होंगे
वो वहां डिसाइडिंग होगी कि कौन चुनाव जीतेगा, क्योंकि पटेलों का वहां बिखरा हुआ वोट दिखाई देने लगा, क्योंकि ज्यादातर वहां पे पटेल ही प्रत्याशी दिए गए हैं। तो रोहनिया भी को देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग चुनाव वहां पे भी होगा। बसता है अजगरा और शिवपुर बसता है। तो अजगरा में टी राम जो है वहां से जब पहली बार विधानसभा बनी थी वहां पे अजगरा, तो वहां पे वो पहली बार वहां से वो विधायक भी हुए थे। और शिवपुर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर में करीब 3 से 4 साल खूब जुबानी जंग चली थी वहां पे। और बार बार ये ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि हम अनिल राजभर के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अंत समय में अपने लड़के को वहां से उतार के और खुद जहुराबाद अपने सुरक्षित सीट पे चले गए। तो शायद उनको अपनी जमीनी हकीकत यहां से पता चल गई। लेकिन बेटे को भी तो सुशील जी जमीनी हकीकत का पता चलेगा, क्योंकि बहुत दावे बहुत हुए थे वहां की सीट को लेकर, और अनिल राजभर और रत्नेश जी जैसा कह रहे हैं कि बहुत जुबानी जंग रही। नहीं, दावे वहां से ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। दावे भी हुए थे, और पहली एक बार उनका कैंडिडेट, उनका नाम घोषित भी हो गया था। बाद में ओम प्रकाश जी का टिकट बदला है और फिर वो जहुराबाद गए हैं और अपने लड़के को यहां से लड़ाए हैं, जबकि वो उनका कोई यहाँ पर कोई राजनीतिक रूप से कोई यहाँ पर वो स्थापित भी नहीं है। तो अनिल राजभर, जिस तरह से अनिल राजभर ओम प्रकाश राजभर में जिस तरह से जुबानी जंग चला, तो कहीं न कहीं एक राजभर में नेता बनने की जो वो होड़ थी कि मतलब मैं बड़ा नेता, तो वो जातिगत जो देखा जाए तो अगर उसमें देखेंगे तो ओम प्रकाश राजभर के यहाँ से हट जाने के बाद कहीं न कहीं अनिल राजभर के लिए बहुत बड़ा मतलब गेम कहीं न कहीं से क्लियर एकदम ये हो गया कि नहीं, अब चुनाव ये इनके लिए बहुत कठिन नहीं रह गया। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के जो अपने जो वोटर हैं, और खासतौर से नरेंद्र मोदी जी का जो 5 साल का जो 7 साल का जो उनका जो किया हुआ कार्य है, जो गरीबों, अति पिछड़ों, गैस सिलेंडर से लेकर के, मकान से लेकर के, शौचालय से लेकर के, राशन से लेकर के, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ भी काम आएगा, और जो वहाँ वोट्स हैं वो भी उनके वो भी उसमें परिवर्तित होंगे। और इसके अलावा जो राजभर के अलावा जो जातियां हैं, जाति फैक्टर पर हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि पूर्वांचल में जाति फैक्टर को आप नकार नहीं सकते, इसलिए जो जातिगत जो फैक्टर है वो कहीं न कहीं फिर वो अनिल राजभर को उसका लाभ मिलेगा। अच्छा, एक काशी की अगर हम चर्चा करें विधानसभाओं की, तो अजय राय के बिना चर्चा खत्म नहीं होती है। कभी प्रधानमंत्री को भी चुनौती दे दी थी। पिंडरा की अगर हम बात करें दीनबंधु जी, क्या स्थिति है, किसका कैंडिडेट मजबूत है? और लड़ाई भी वहां भी अच्छी होगी। अजय राय जो है मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं फिलहाल, क्योंकि एक नाराजगी वोट वहां भी जो है चल रहा है अवधेश सिंह के। जी, पिछली बार जो है ओम प्रकाश राजभर चूंकि भाजपा से जुड़े थे, वो वोट उधर से उनका जो है डैमेज हो रहा है। वहां भी 2-2 पटेल जो है, चूंकि पटेल बहुल वो क्षेत्र है, 2-2 पटेल मजबूती से लड़ रहे हैं। बसपा भी मजबूती से लड़ रही है। सपा का भी गठबंधन वहां जो है, अपना दल कमेरा पार्टी, वो भी पटेल है, वो भी मजबूती से लड़ रहे हैं। तो समीकरण जो है अवधेश सिंह को थोड़ी सी चुनौती जो है ढंग से मिल रही है। तो चलिए, ये इस तरह के समीकरण नजर आ रहे हैं। लेकिन एक शिवपुर की और बात कर लेते हैं, क्या समीकरण? शिवपुर में समीकरण मिला जो भी है वो अनिल राजभर के अलावा प्रधानमंत्री जी का और योगी जी का जो काम है, कानून व्यवस्था है, 5 साल का जो सुशासन है उत्तर प्रदेश का, वो भी अनिल राजभर के लिए प्लस करेगा। और नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बड़ा औरा उसको कहा जाए कि वो अनिल राजभर के लिए हैं। उनकी जो भी योजनाएं हैं, सेंट्रल की जो भी योजनाएं हैं, वो 100% उत्तर प्रदेश में लागू हुई हैं, और उसका लाभ जो है समाज के अंतिम पंक्ति तक को मिला है। तो ऐसे में ये जो जातियां हैं, वो जातियां एक प्रकार से लामबंद होकर के बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगी, ऐसे इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए, तो हर सीट का, काशी में भी, वाराणसी में भी हर सीट का अपना समीकरण है। लेकिन शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को समझते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र को, और अब और बेहतर समझते हैं। क्योंकि एक बात उन्होंने और कही, भावनात्मक अपील के अलावा, जो अभी वो आए थे, उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा, जो वहां पर बूथ के कार्यकर्ता मौजूद थे, कि एक आपको ये कहता हूं कि आप जाकर के कहें कि नरेंद्र मोदी जी ने प्रणाम किया है काशी के लोगों को। तो सियासी बातों में ऐसी भी बातें होती हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का प्रणाम करने का टास्क भी मिला है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। तो जा करके जब वो लोग ये कहेंगे, कार्यकर्ता बीजेपी के दूसरे लोगों से, काशी के लोगों से, तो निश्चित रूप से एक सीधा जुड़ाव प्रधानमंत्री का भी होगा। ये प्रधानमंत्री के करिश्मे के भरोसे बीजेपी ही नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद भी ये बात संभवतः पता है। और काशी का चुनाव भी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक इस बार होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, वाराणसी, यूपी तक।